Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 46, the participle. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 46 और आज के सबक में हम बात करेंगे द पार्टिसिपल के बारे में। ओके, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे और हमने जो कल पढ़ा था वो हमारा था लेसन नंबर 45 और कल के सबक में हमने बात की थी इन्फिनिटिव को लेकर के, जिसमें से मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव्स किसे कहते हैं। तो इन्फिनिटिव ये फेल की ही एक शक्ल है जिसमें हम टू बढ़ा देते हैं वर्ब की पहली फॉर्म में, तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है। और अगरचे हम टू बढ़ा देते हैं लेकिन ये इसका लाजिमी हिस्सा नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको इन्फिनिटिव टू के साथ ही मिले। कभी कभी टू के बगैर भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी कुल दो किस्में हैं। पहली किस्म को हम फुल इन्फिनिटिव का नाम देते हैं और दूसरी किस्म को हम बेयर इन्फिनिटिव्स का नाम देते हैं। फुल इन्फिनिटिव्स किसे कहते हैं? फुल इन्फिनिटिव्स कहते हैं उन इन्फिनिटिव्स को जिसमें टू लगा हो, और इसको हम टू इन्फिनिटिव का भी नाम देते हैं। ओके, जैसे कि आप कहते हैं टू ईट, आप कहते हैं टू मीट, आप कहते हैं टू टीच। ओके, आगे हमने आपको बताया था कि फुल इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसका पहला इस्तेमाल होता है मकसद या इरादा का इजहार, यानी मकसद या इरादे के इजहार के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल है इस्म के मानी में इजाफा करने के लिए, तो इस तौर पर ये उसके लिए सिफत के तौर पर काम करने लगता है। इसका तीसरा इस्तेमाल है एडजेक्टिव के माने में इजाफा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब हम एडजेक्टिव के माने में इजाफा करेंगे तो आमतौर पर इसको मकसद के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसका अगला इस्तेमाल है सेंटेंस के माने में इजाफा करने के लिए, यानी पूरे सेंटेंस के माने में इजाफा कर देता है। और इसका जो पांचवा फ़ायदा है या इस्तेमाल है वो ये है कि इसका इस्तेमाल वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर होता है, यानी सब्जेक्ट के तौर पर भी हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। आगे इसका जो इस्तेमाल है वो जुमले में इसका इस्तेमाल ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है, यानी इसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने आपको आगे बताया कि वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि यानी वर्ब का माना मुकम्मल ना हो बल्कि तो उसके माने को पूरा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और इस्तेमाल है वो ये है कि पोजीशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसका अगला या 10वां इस्तेमाल है कि हम कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जिनके लिए हम अगर कोई दूसरा वर्ब लाना चाहते हैं, यानी ये ऐसे अफ़ाल हैं कि अगर इनके साथ हम कोई वर्ब लाना चाहें तो हम उनके साथ टू का इस्तेमाल करेंगे, यानी फुल इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। हम फुल इन्फिनिटिव के बगैर नहीं इस्तेमाल कर सकते। और ये अफ़ाल यहाँ पर कुछ दिख रहे हैं, कुछ अफ़ाल हमने अपनी किताबों में जिक्र कर दिया है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। आगे हमने बात की थी इन्फिनिटिव बेयर के बारे में, बेयर इन्फिनिटिव के बारे में, और मैंने बताया था कि बेयर इन्फिनिटिव किसे कहते हैं। इससे मुराद वो इन्फिनिटिव है जो टू के बगैर इस्तेमाल होते हैं, या यूँ कहे कि जिसको हम लफ्ज़ टू के बगैर इस्तेमाल करते हैं उसको हम बेयर इन्फिनिटिव का नाम देते हैं। जैसे कि ईट है, मीट है, टीच है। ओके,
वेयर इन्फिनिटिव्स के इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो इसको हम वर्ब मॉडल्स के यानी मॉडल वर्ब्स के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ऐसे अफ़आल जिनका ताल्लुक़ एहसासात या हवास से हो उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ इसी तरह से मेक और लेट के साथ भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, सून, सूनर देन, रादर देन के साथ भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये था हमारा खुलासा। अब आगे चलते हैं और हम बात करेंगे आज के होमवर्क की। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। और हमने आपको कुछ जुमले दिए थे जिनका आपको उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना था। पहला जुमला था पुलिस तुम्हें वहाँ से जाने नहीं देगी। इसको आप कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे पुलिस विल नॉट लेट यू गो फ्रॉम देयर। तो आपने यहाँ पर लेट इस्तेमाल किया और उसके साथ अगर आपने दूसरा वर्ब फेल इस्तेमाल किया है तो आप वहाँ पर इसको बगैर टू के इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जुमला क्या कहलाएगा? द पुलिस विल नॉट लेट यू गो फ्रॉम देयर। ओके, हमारा दूसरा जुमला है मैंने जोया को इम्तिहान में नकल करते हुए देखा। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई सा जोया चीट इन द एग्ज़ाम। ओके, हमारा अगला जुमला है कि आपको पीने के लिए कुछ चाहिए। इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे डू यू वांट समथिंग टू ड्रिंक। तो यहाँ पर आप टू ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आपने सा के साथ टू इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? क्योंकि सी से ये लिया गया है और सी का मतलब होता है देखना, गोया कि इसका ताल्लुक एहसासात से है। तो हम कहेंगे आयशा जोया चीट इन द एग्ज़ाम, यानी मैंने जोया को इम्तिहान में नकल करते हुए देखा। हमारा अगला जुमला हकीकत में कहें तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे टू से द रियलिटी ही टीचेस वेरी वेल। टू से द रियलिटी, हकीकत में कहें तो ही टीचेस वेरी वेल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, हमारा अगला जुमला है इससे बात करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उससे बात करना या इससे बात करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे टू टॉक टू हिम और टू टॉक टू हर इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। उससे बात करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ओके, आगे चलते हैं और हमारे अगले जुमले हैं जिसमें से पहला है मैंने यहया को मस्जिद में कुरान की तिलावत करते हुए सुना। इसको हम कहेंगे आई हर्ड यहया रिसाइट द होली कुरान इन द मॉस्क। मैंने यहया को मस्जिद में कुरान की तिलावत करते हुए सुना। ओके, अगला जुमला है मैं वर्जिश करने रोज़ाना पार्क जाता हूँ। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई गो टू द पार्क डेली टू डू एक्सरसाइज। ओके, तो यहाँ पर टू डू एक्सरसाइज आप यहाँ पर लिखेंगे। हमारा अगला जुमला है आज के वक्त में ईमानदार आदमी को पाना बहुत मुश्किल है। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे टू फाइंड एन ऑनेस्ट मैन दीज डेज। आज के वक्त में, दीज डेज अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो होगा इन दिनों, बट हम ऐसे बोल देंगे टू फाइंड एन ऑनेस्ट मैन दीज डेज। आज के वक्त में ईमानदार आदमी को पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। ओके, हमारा अगला जुमला है मैंने महसूस किया कि पंखा चल रहा है। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई फेल्ट द फैन मूव। आई फेल्ट द फैन मूव, मैंने महसूस किया कि पंखा चल रहा है। यहाँ पर आईएनजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमारा अगला जुमला है हमें एक आलिम की ज़रूरत है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ा सके। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वी नीड एन इस्लामिक स्कॉलर। यहाँ पर मैंने इस्लामिक जोड़ दिया है चूँकि इस्लामिक स्कॉलर ही नमाज पढ़ा सकता है। मतलब कोई शर्त नहीं है, एक बात है आमतौर पर जो होता है इमाम के बारे में कि वो आलिम दीन हो, उसी को हम लाते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। वरना कोई भी नमाज पढ़ा सकता है जिसको कुरान की समझ है, पढ़ लेता है। ओके, तो हम कहेंगे वी नीड एन इस्लामिक स्कॉलर टू लीड सलात 5 टाइम्स। नमाज पढ़ाने के लिए कहेंगे लीड सलात। ओके, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ा सके, टू लीड अस, हमें पढ़ा सके सलात 5 टाइम्स। ओके, सो हमें एक आलिम की ज़रूरत है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ा सके। इसको हम कहेंगे वी नीड एन इस्लामिक स्कॉलर टू लीड अस सलात 5 टाइम्स। ओके, तो हमारा होमवर्क था। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना होमवर्क किया होगा और हमारे साथ इसको मैच किया होगा।
ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज के सबक में हम बात करेंगे पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? व्हाट डज पार्टिसिपल मीन? पार्टिसिपल किसे कहते हैं, इसका क्या माना होता है? तो पार्टिसिपल की जो तारीफ है वो ये है कि पार्टिसिपल ये फेल की एक शक्ल है। ये फेल की एक शक्ल है। इससे मुराद वो अल्फाज है जिसमें फेल यानी वर्ब और सिफत एडजेक्टिव दोनों का माना पाया जाए। तो फेल की शक्ल है तो गोया कि इसमें वर्ब तो पाया ही जाएगा। फेल की शक्ल है तो काम का माना उसमें होगा, लेकिन इसमें सिफत का भी माना आ जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक, इसकी कई सारी शक्लें हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसकी मिसाल देखें, जैसे कि रिसाइटिंग मैन, तो कहेंगे कुरान की तिलावत कर रहा आदमी या कुरान की तिलावत करने वाला आदमी। आप देखते हैं हैविंग ईटन द मील, खाना खाकर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुरान की तिलावत करना फेल पाया गया इसमें, और आदमी सिफत है। ठीक है, खाना खाकर इसमें भी आपका फेल पाया गया। ओके, खाना खाना, ओके, इसमें भी फेल पाया गया। इसमें सिफत नहीं है क्योंकि ये नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे नाउन से पहले। ठीक है, जैसे मान लीजिए खाना खाकर मैं घर गया या मैं मस्जिद गया, तो यहाँ पर मैं के माने में इजाफा कर रहा है, तो वहाँ पर वो सिफत का माना दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैविंग ईटन द मील, खाना खा कर। ओके, तो यहाँ पर रिसाइटिंग और हैविंग ईटन, इनको आप क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे पार्टिसिपल। ओके, पार्टिसिपल की कुल 3 किस्में हैं, जिसमें से पहली किस्म का हम नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी किस्म का नाम है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरी किस्म का नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम बात करेंगे इसकी एक एक किस्मों को लेकर के। व्हाट डज प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन? प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं उस फेल को जिसमें आईएनजी के साथ हम बनाते हैं, यानी वर्ब प्लस आईएनजी से मिला करके जो वर्ब या जो शक्ल आती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये किसी काम के फिल वक्त जारी रहने या इसके मुकम्मल ना होने को बतलाता है। ओके, यानी आईएनजी कब इस्तेमाल करते हैं? अगर आप देखें फेल में, तो कोई काम हो रहा होता है ना फिलहाल, या कोई काम उस वक्त हो रहा था जिस वक्त आप बात कर रहे थे पास्ट में, वो कि काम मुकम्मल नहीं था, तो ये माना बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर ये नाउन के साथ आ जाए तो क्या काम करेगा? सिफत के तौर पर काम करेगा। जिसे आप कहते हैं, क्या तुमने कभी मरते हुए इंसान को देखा है? तो यह मरते हुए इंसान, यही आपका क्या है? यही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसको कहने के लिए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हैव यू एवर सीन अ डाइंग मैन? हैव यू एवर सीन अ डाइंग मैन? क्या तुमने कभी मरते हुए इंसान को देखा? यहाँ पर डाइंग मैन इस्तेमाल हुआ। डाई के माने होता है मरना, यहाँ पर मरना फेल पाया गया, और यहाँ पर सिफत हो गई किसकी? मैन की। तो हैव यू एवर सीन अ डाइंग मैन? क्या तुमने कभी मरते हुए इंसान को देखा है? तो यहाँ पर जो डाइंग मैन आया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पार्टिसिपल। ओके, तो अगर आप इस तरह का कोई जुमला बनाना चाहते हैं, मरते हुए आदमी को देखा है, जलते हुए घर को देखा है, इस तरह का कराहते हुए इंसान को देखा है या सुना है, इस तरह का अगर आप माना लाना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ पर क्या है? एज एन एडजेक्टिव यानी सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ओके, और ज़रूरी होगा कि सिफत का माना देने के लिए ये इसम से अटैच ही हो, इसम से जुड़ा हुआ हो, तभी इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। देखिए यहाँ पर ये इसम से जुड़ा हुआ है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ये नाउन से अलग होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, एक साथ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये नाउन के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि इधर उधर आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो इस सूरत में इसको हम हालत का माना देंगे, सिफत नहीं कहेंगे, और इसको जो नाम देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से हटा करके क्या कहेंगे? पार्टिसिपल फ्रेज का नाम दे देंगे। पार्टिसिपल फ्रेज का नाम दे देंगे इसको। वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा था आपने, प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा कब? जब ये इसम से बिल्कुल जुड़ा हुआ ना हो। जैसे मैंने कहा था डाइंग मैन, तो वहाँ पर डाइंग मैन क्या था? वो
प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन जब उसी डाइंग को आप आईएनजी वाली फॉर्म को कहीं और जिक्र कर दें, नाउन से मिला हुआ ना हो, तो उसका नाम बदलकर हम पार्टिसिपल फ्रेज कर देंगे। जैसे कि आप कहें वो पार्क में खड़े होकर पानी पी रहा था। वो पार्क में खड़े होकर पानी पी रहा था, यानी खड़े होकर पानी पी रहा था। तो इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में हम कहेंगे ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडिंग इन द पार्क। ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडिंग इन द पार्क। तो यहाँ पर जो स्टैंडिंग इन द पार्क है ये पार्टिसिपल तो है, बट ये फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज। ये हमें बताया इसको हालत का माना देने के लिए। किस हालत में वो पानी पी रहा था? खड़े हो करके। कहाँ? पार्क में। तो स्टैंडिंग इन द पार्क, पार्क में खड़े होकर। ओके, तो ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडिंग इन द पार्क, वो पार्क में खड़े होकर पानी पी रहा था। वो पार्क में खड़े होकर पानी पी रहा था। ओके, तो उसको बोलेंगे पार्टिसिपल फ्रेज। जैसे कि वो बस पर सवार होकर मेरे यहाँ आया। वो बस पर सवार होकर मेरे यहाँ आया। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही केम टू अस राइडिंग ऑन द बस। मेरे यहाँ, यानी अस कर दिया, आप मी कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ कर सकते हैं, हमारे यहाँ, वही माना है। ही केम टू अस, वो हमारे यहाँ या मेरे यहाँ आया। राइडिंग ऑन द बस, बस पर सवार होकर के। तो बस पर सवार होकर के आप कैसे कहेंगे? राइडिंग ऑन द बस। यही आपका पार्टिसिपल फ्रेज है। लेकिन अगर इसको हम कर दें अ राइडिंग मैन ऑन द बस, क्या कहें? अ राइडिंग मैन ऑन द बस केम टू अस, तो ये हो जाएगा कि बस पर सवार एक आदमी हमारे पास आया। बस पर सवार होने वाला या बस पर सवार एक आदमी हमारे पास आया, उस सूरत में इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। लेकिन चूंकि देखिए अलग है, ये यहाँ पर ये अलग इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर ये अलग इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। ये दोनों फ़र्क है और माने में भी फ़र्क होगा। पार्टिसिपल फ्रेज जब हम लाएंगे तो यहाँ पर हालत को बताने के लिए माना इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, खड़े होकर पानी पी रहा था, खड़े होकर, सवार होकर। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल करें तो वहाँ पर सिफत का माना होगा। ठीक है, जैसे बोलेंगे जो है आप, जैसे कि कहें राइडिंग मैन ऑन द बस केम टू अस, तो कहेंगे कि बस पर सवार एक आदमी, इस तरह इसका तर्जुमा होगा। तो ये फ़र्क है दोनों में और आपको इनको समझना होगा ताकि जो बारीक बीनी है उसको आप समझ सकें और तर्जुमा करने में आपको इस तरह की कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको नए जुमले बनाने के तरीके सीखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वो पार्क में खड़े होकर पानी पी रहा था, इस तरह का माना देने के लिए। ठीक, एक और मिसाल देखें आप। मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो अपने कंधे पर किताबें लादे हुए था। किताबें लादे हुआ था, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई मेट अ मैन, मैं एक ऐसे आदमी से मिला, कैरिंग अ बैग ऑफ बुक्स ऑन हिज शोल्डर। कैरिंग अ बैग ऑफ बुक्स ऑन हिज शोल्डर, जो अपने कंधे पर किताबें लादे हुए था। आई मेट अ मैन कैरिंग अ बैग ऑफ बुक्स ऑन हिज शोल्डर, मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो अपने कंधे पर किताबें लादे हुए था। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैन पहले आया हुआ है और उसके बाद कैरिंग आया हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम पार्टिसिपल फ्रेज का नाम देंगे। ओके, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल। अभी तक बात चल रही थी प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर के, आगे हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? पास्ट पार्टिसिपल ये वर्ब की तीसरी फॉर्म से बनता है और किसी काम के मुकम्मल होने को बतलाता है। वो आयफ की आईएनजी फॉर्म से बनना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब की तीसरी फॉर्म से बनता है, यानी वर्ब की जो तीसरा फॉर्म है उससे जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और आम तौर पर इसका इस्तेमाल या ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल हम पैसिव वॉइस के तौर पर करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं पुलिस से मार खाकर चोर ने मामले को साफ साफ बता दिया। तो यहाँ पर पुलिस से मार खाकर, देख रहे हैं, लग रहा कि पैसिव वॉइस ही है। पुलिस से मार खाकर चोर ने मामले को साफ बता दिया, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे बीटन बाय पुलिस द थीफ टोल्ड द मैटर क्लियरली।
पुलिस से मार खा करके, बीटन बाय द पुलिस, द थीफ टोल्ड द मैटर क्लियरली, चोर ने मामले को साफ साफ बता दिया। ओके, तो इस तरह का कोई जुमला बनाना चाहते हैं, पुलिस से मार खा करके, टीचर से डांट खा करके, या अम्मी से डांट खा करके, इस तरह का अगर आप कोई जुमला बनाना चाहते हैं आप यही पैटर्न फॉलो करेंगे, यानी आप पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? तो परफेक्ट पार्टिसिपल ये भी पार्टिसिपल की किस्म है, तो गोया कि फेल की शक्ल होगी, लेकिन इसका तरीका ये होगा कि इसमें हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के ज़रिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, और इसका इस्तेमाल माजी में हुए किसी काम को बताने के लिए करते हैं, यानी कोई काम हो चुका है ये कह सकते हैं आप, यानी किसी काम के होने के, मुकम्मल होने के बारे में बतलाने के इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप या हम लोग उर्दू में कैसे कहते हैं, हम बोलते हैं रात का खाना खा कर, या रात का खाना खा कर के मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने गया। ठीक है, तो इस तरह के या इन तरह के जुमलों को आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हैविंग टेकन या ईटन द डिनर आई वेंट टू ऑफर सलात ऑफ ईशा। तो हैविंग टेकन द डिनर, रात का खाना खा कर, हैविंग टेकन द डिनर, रात का खाना खा कर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने गया, आई वेंट टू ऑफर द सलात ऑफ ईशा। तो रात का खाना खाकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने हैविंग टेकन द डिनर कहा, जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, रात का खाना खाकर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने गया, हैविंग टेकन द डिनर आई वेंट टू ऑफर सलात ऑफ ईशा। ओके, आप कह सकते हैं पुलिस को देखकर चोर भाग खड़े हुए। पुलिस को देखकर चोर भाग खड़े हुए, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हैविंग सीन द पुलिस द थीव्स रन अवे। हैविंग सीन द पुलिस, पुलिस को देखकर, हैविंग सीन द पुलिस, पुलिस को देखकर, द थीव्स रन अवे, पुलिस चोर भाग खड़े हुए, पुलिस को देखकर चोर भाग खड़े हुए। ओके, तो ये था आज का हमारा सबक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ और अच्छे जुमले बनाने के तरीक़ों के बारे में जानकारी मिली होगी इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सबक भी आपके लिए मुफीद रहा होगा। आज के सबक में हमने क्या बात की? आज के सबक में जो गुफ्तगू हुई वो पार्टिसिपल को लेकर हुई, और मैंने बताया पार्टिसिपल किसे कहते हैं। पार्टिसिपल फेल की एक शक्ल है, जिसमें फेल का, जो कि फेल की शक्ल है तो फेल का माना होगा, और साथ में इसमें सिफत का भी माना पाया जाता है। ओके, जैसे कि रिसाइटिंग मैन, कुरान की तिलावत कर रहा आदमी या कुरान की तिलावत करने वाला आदमी। आप कहते हैं हैविंग ईटिन द मील, खाना खाकर, तो यहाँ पर गच्चे सिफत नहीं है, लेकिन यहाँ पर फेल का माना पाया गया, यानी आमतौर पर इसका इस्तेमाल हम सिफत के लिए ही करते हैं। इसकी अगर हम किस्मों के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसकी कुल 3 किस्में होती हैं। पहले को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, दूसरे को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और तीसरी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं जिनको हम वर्ब प्लस आईएनजी के जरिए बनाते हैं, और इनको हम इसम के साथ अगर जोड़ेंगे तभी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे, और अगर इसके साथ इसको जोड़ दें तो ये क्या कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे सिफत के तौर पर। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि अगर फ़र्क हो जाए, यानी पहले इसम आ जाए उसके बाद पार्टिसिपल आए, तो उस सूरत में इसको हम, या उसके आगे पीछे हो जाए तो उसको बोलेंगे पार्टिसिपल फ्रेज, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहेंगे। ओके, आगे हमने आपको बताया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की तारीफ क्या है? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं ये वर्ब की तीसरी फॉर्म से जो बनता है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और आमतौर पर इसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस के लिए किया जाता है, जैसे कि हमने आपको मिसालों के साथ वहाँ पर बताया था। आगे हमने बात की परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं उसको जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के जरिए बनाया जाता है। जिसको भी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के जरिए बनाया जाए उसको हम बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये काम के पूरा होने को बतलाता है। यहाँ पर माजी गर्चे है, लेकिन यानी काम के पूरा होने को बतलाता है। और यहाँ पर मैंने आपको मिसालों के साथ सारी बातों को वाज़ेह तौर पर बयान किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने मिसाल दी थी, रात का खाना खाकर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने गया, हम कहेंगे हैविंग टेकन द डिनर आई वेंट टू ऑफर द सलात ऑफ ईशा।
आप कह सकते हैं पुलिस को देखकर चोर भाग खड़े हुए। हैविंग सीन द पुलिस द थीव्स रन अवे। ओके, तो ये हमारा आज का सबक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब हम अपना आज का होमवर्क लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह होमवर्क करेंगे हमारे साथ। तो ये आपके लिए कुछ जुमले हैं, चूँकि अंग्रेज़ी में नहीं लिखा क्योंकि आसान है, आप अंग्रेज़ी से उर्दू में कर लेंगे, तो इसलिए बेहतर कि उर्दू से अंग्रेज़ी में करें। इसलिए मैं आपको सिर्फ उर्दू का जुमला दूंगा या जुमले दूंगा। तो इसमें से जो पहला जुमला है वो है एक आदमी केरला से पैदल चलकर हज के लिए सऊदी अरब गया। ठीक है, तो सारी बातें वाज़ेह। पैदल चलना, वॉक ऑन द फुट, वॉक जो चलने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑन द फुट पैदल। ठीक, हज के लिए टू परफॉर्म हज आप कर सकते हैं, परफॉर्म हज। हमारा अगला जुमला है जुबैर ने एक आदमी को देखा, वो मदद के लिए पुकार रहा था। पुकारने के लिए कॉल बोलते हैं और मदद मैंने हेल्प। तुमको गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन पर बात नहीं करना चाहिए। फ़ोन पर बात करना, टॉक ओवर द फोन, टॉक ओवर द फोन या टॉक ऑन द कॉल। ठीक, अपना होमवर्क पूरा करके मैं हॉकी खेलने मैदान चला गया। सारी बातें वाज़ेह हैं। अगला जुमला है तुम लोग मस्जिद में बैठे बैठे शोर क्यों मचा रहे हो। शोर मचाने के लिए मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस। पुलिस को देखकर गुस्साई भीड़ गायब हो गई। गुस्साई भीड़, एंग्री क्राउड। एंग्री क्राउड का मतलब गुस्साई भीड़। गायब होना, डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब गायब होना। क्या तुमने आसमान से गिरते पानी के बूंदों को देखा है। पानी के बूंद, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आपने ना आई ड्रॉप, ये सारी चीज़ें, तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर का मतलब पानी के बूंद। आसमान का मतलब स्काई, गिरने का मतलब फॉल। मैं उसे एक मस्जिद में तकरीर करते हुए पाया। तकरीर करना, डिलीवर द स्पीच। डिलीवर, वो जो डिलीवरी होती है सामान वगैरह की ना, डिलीवरी बॉय वगैरह, तो वहाँ पर वही डिलीवर स्पीच का मतलब तकरीर करना। पाना, फाउंड, फाइंड, फाउंड। ओके, हमारा अगला जुमला है इंतहा पसंदों ने तलवार भाजते हुए निहत्ते आदमी पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया। हमला करके कत्ल कर दिया, इसको मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपको पढ़ा चुका हूँ। जब दो काम एक साथ हो तो हम कैसे करते हैं, आपको अगर याद हो तो। हमला करके, मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि जिसमें करके हो उसको हम कब लिखते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, तो इंतहा पसंद के लिए हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब इंतहा पसंद। तलवार का मतलब स्वॉर्ड, और भाजना का मतलब होता है ब्रांडिश, ब्रांडिशिंग स्वॉर्ड। ओके, निहत्ता आदमी, निहत्ता का मतलब जिसके पास हथियार ना हो, तो बोलेंगे अनआर्म्ड, अनआर्म्ड। ओके, अनआर्म्ड का मतलब निहत्ता आदमी। हमला करना अटैक, कत्ल करना किल। ओके, तो ये आपका जुमला बनेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लेंगे। हमारा अगला जुमला है वो रेस में दौड़ते हुए अचानक गिर पड़ी। रेस के लिए हम रेस इस्तेमाल करते हैं, दौड़ने के लिए हम रन इस्तेमाल करते हैं। अचानक का मतलब होता है सडनली या ऑल ऑफ सडन। गिर पड़ना, फॉल। ओके, फॉल का मतलब गिर पड़ना। तो ये हमारे जुमले। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह होमवर्क करेंगे। तो आज का हमारा सबक था जो कि बहुत मुख्तसर था, लेकिन फिर भी बड़ी अहमियत का हामिल सबक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले सबक में। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।